मैं जितेंद्र भाई हूँ और 2018 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि 1 ही साल किया और 1 साल की नौकरी में ना 10 साल के नौकरों वाले अनुभव आए। तो कुछ ऐसी समीक्षा हो करके कि ज़िंदगी के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जीने के, उस प्रयास में घूमते घूमते मैं प्रेम दादाजी के यहाँ पहुँचा। फिर ये सारी व्यवस्था और ये खेती को समझने का मौका मिला और जितने मेरे अनुभव अभी तक के पिछले 6-7 सालों के हैं मैं उतने ही आपके सामने रख पाऊँगा, है ना। तो आप सबका धन्यवाद। पिछले सत्र में जो चर्चा हुई खेती की परिभाषा को लेकर के, किसानों की खेती क्यों करें, है ना, किसान किसको कहें, किसानों की क्या समस्याएं हैं, है ना, उसमें से किसी का कोई प्रश्न हो या आपकी कोई शेयरिंग हो, कुछ कहना चाहें तो स्वागत है आपका, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, वो जो परिभाषा आई थी किसानी की, उसमें किसी को कुछ समझना हो तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी सा ध्यानाकर्षण करते हैं कि वर्तमान में जैसी चीज़ें चल रही हैं, है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर है ना, धरती का ताप बढ़ रहा है लगातार। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बेमौसम बारिश हो जाती है ना, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा भी हो रहा है। प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ रहा है। थोड़ी नोट करते चलते हैं, आपको जो भी समस्या नज़र आती है देश में, विदेश में, विश्व में, जो भी समस्या लगती है अपन एक तरफ नोट कर लेते हैं, है ना। क्या क्या समस्याएं हैं आज की, आज हम कहाँ खड़े हैं। जिस भी तरह की समस्या हो, चाहे पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, संबंध की हो, धरती की हो, देश दुनिया की हो, समस्याओं को लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अपने को ये पता रहेगा कि समस्याएं क्या क्या हैं, है ना, ज़्यादा ठीक रहता है। तो बारी बारी से बता सकते हैं कौन सी समस्या आपको समझ में आती है, अपन लिख लेते हैं उसको, ठीक है ना। जी हिना दीदी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, दीदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है। जी, ऋतुओं का संतुलन, बड़े लिख देते हैं, ऋतुओं का असंतुलन। अनियमित बारिश, जी। और बताएं, और ध्यान करें हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। जी, खुद आपदाएं बढ़ रही हैं, आपदाओं का बढ़ना, हाँ ये जरूर तेजी से हो रहा है। और सोचा जाए और किस किस तरह की समस्याएं हैं। खेत की पैदावार कम हो रही है। खेत की पैदावार माने उत्पादन घट रहा है, बढ़े, उत्पादन कम होना। जी, पारिवारिक बीमारी, झगड़े बढ़ रहे हैं, बढ़िया, बीमारियां बढ़ रही हैं, ये तो बड़ी समस्या है। और आपस में मतलब संबंध टूट रहे हैं, है ना, संबंधों की टूटन भी बढ़ रही है। ऐसा ठीक है, संबंध की टूटन में सभी जगह है, चाहे परिवार के हों, समाज के हों, व्यक्तिगत जो भी है। जी, युद्ध हो रहा है, युद्ध भी इसी का परिणाम है, लेकिन लिख देते हैं, युद्ध भी संबंधों के टूटन का ही परिणाम एक युद्ध है, लिख दिया। और बताएं, खाने पीने की कोई समस्या हो रही है? बढ़िया, जल स्तर लगातार गिर रहा है, जल स्तर का गिरना, जल का क्वालिटी बिगड़ रहा है, जल स्तर का गिरना और इसका क्वालिटी बिगड़ रहा है। इसका जो है गुणवत्ता भी
जल स्तर एवं गुणवत्ता, ठीक है ना। दिमागी बीमारी, मानसिकता, डिप्रेशन का बढ़ावा, बीमारियों में आ गए। तनाव, तनाव, तनाव का बढ़ना, व्यसन बढ़ना, जी बढ़, ज़्यादा जमा करने का मानसिकता, मूढ़ीवादी मानसिकता, संग्रहवादी मानसिकता, शारीरिक श्रम का अभाव, ये जो बीमारी लिखी है ना, ये शारीरिक श्रम का परिणाम है। और भी कोई समस्याएं, आवारा पशुओं की समस्या है क्या अपने इधर पे है? हाँ, तो वो भी एक समस्या है, लिख देते हैं। आवारा पशुओं, शहर में भागने की मानसिकता, उसको लिख देते हैं पलायन, माइग्रेशन बढ़ रहा है। किसानी में अरुचि, खेती में उर्वरता की कमी, वो आ गया, उत्पादन कम हो रहा है मानी उर्वरता में, किसानी से अरुचि, बढ़िया। शादी में बहुत ज़्यादा खर्च करने का दिखावा, ये लिख देते हैं कि सम्मान नहीं है। चलिए, शादी में अधिक खर्च, गांव में बूढ़े माँ बाप का निर्वाह करने का समस्या, सब लोग ये संबंध की टूटन में आ जाएगा। भूगर्भ जल में क्षार बढ़ना, खर्चा और खेती, बढ़िया, ये आ गया। भूगर्भ जल तो कम हो रहा है और उसकी गुणवत्ता भी घट रही है, उसी में आ जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया, औद्योगिकीकरण बढ़ना, बढ़िया। गौचर और पर्यावरण के सामने अरुचि, ये तो खेती में अरुचि हो गई तो उसमें सब कुछ शामिल हो गया, गौचर भी उसी में शामिल हो गया। जी जी, पर्यावरण तो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्रदूषण का मुद्दा ग्लोबल वार्मिंग में आ जाता है ना। कार्बन का बढ़ना भी ग्लोबल वार्मिंग में आ जाता है ना। पर्यावरण असंतुलन में लिख देता हूँ, है ना, नीचे लिखा हुआ है, हालांकि ऋतुओं का असंतुलन ही पर्यावरण असंतुलन है। पंथ संप्रदाय में बिकना और अंधश्रद्धा का बढ़ावा, जी, ये भी लिख देते हैं। पंथ संप्रदाय का बढ़ना, चलिए, ये मोटी मोटी समस्याएं। जी, प्लास्टिक का बढ़ना, चलिए ऐसे लिख देते हैं। भ्रष्टाचार और उसकी वजह से न्याय का असंतुलन, भ्रष्टाचार तो इसमें आ गया, ये अपना जो है ना संग्रहवादी मानसिकता। भ्रष्टाचार भी आदमी संग्रह करने के लिए करता न्याय, है ना। ये न्यायवादी मानसिकता, न्याय का कम होना, लिख देते हैं। खर्चा न्याय, खर्च वाला, खर्च वाला आ गया ना, ये शादी में अधिक खर्चा करने का दिखावा। न्याय के लिए अच्छा, न्याय के लिए खर्च, ये भी लिख देते हैं। बढ़िया। और भी कोई अगर वैश्विक समस्या अपने ध्यान में आए तो बीच में कहीं भी बता सकते हैं, उसको लिख दिया जाएगा, है ना। हाँ, खाद्य पदार्थ में मिलावट तो बहुत तेज़ी से चल रही है ना, तो उसमें आ गया है कहीं, है ना। नहीं आया है तो लिख देते हैं कुपोषण एक बड़ी समस्या है। एजुकेशन भी खर्च वाला हो गया है, जी और एजुकेशन के बाद कुछ मिलता नहीं है। जी, बढ़िया, वो आ गया नीचे से अधिक खर्चे का। हाँ, बेरोजगारी, पलायन हो गया तो बेरोजगारी उसी में आ गई। चलिए, ये अपने पास मोटा मोटा 20 से 21 समस्याएं हैं, कुछ और याद आएंगी तो बीच में ऐसी समस्याएं जो अभी तक इसमें नहीं आई हैं उसको लिख दिया जाएगा। अब ये जो समस्याएं हैं ये किसी को स्वीकार होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। अरे मुझे नहीं हुई हैं, आपको होती हो तो बता दें। हुई हैं? नहीं है, चलिए, है ना। मेरा एक बड़ा गांव है बुंदेलखंड में, बांदा से 100 किलोमीटर दूर मेरा अपना पुश्तैनी गांव है। तो आजकल मैं गांव में रहता हूँ ज़्यादातर, बांदा भी समय समय पे जाता हूँ। 5-6 साल बांदा रहने के बाद गांव लौटे तो हमारे गांव में एक सामान्य रूप से काका भाई ऐसा बोलते हैं। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए
उनका दयालु नाम था। तो पिताजी की किराने की दुकान है, तो कभी कभी जैसे वो दोपहर को खाना खाने जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं उतनी देर के लिए। तो उन्होंने कहा कि चाचा ट्यूबवेल करा लिया है। तो मैंने कहा बढ़िया। अब ट्यूबवेल कराने का मतलब हमारे यहाँ वो बड़ा वाला बोर है ना, कराते हैं ना, और उसमें लगभग आज की डेट में 7-8 लाख रुपए से कम नहीं लगता होगा। तो मैंने कहा बढ़िया। तो मैंने अनुमान लगाया कि कम से कम 20-30 बीघे ज़मीन रही होगी, तब तो ये 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ठीक है। तो मैंने कहा दयालु भाई कितनी ज़मीन है? तो बोले 2 बीघा। अब 2 बीघा हमारे यहाँ 1 एकड़ से भी कम। तो मैंने कहा 2 बीघे के लिए ट्यूबवेल, ये बात समझ में नहीं आई। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या बात है? बोले वो सिंचाई भी करते हैं लोगों की, जैसे जिनके पास पानी का संसाधन नहीं है और पानी की ज़रूरत है तो हम पानी देते भी हैं। तो मैंने कहा बढ़िया। तो बोले पिछले साल ना 50-60 हज़ार रुपये की सिंचाई मिल गई थी। तो मैंने कहा इस साल? बोले इस साल मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा क्या मज़ा नहीं आया? बोले इस साल सिंचाई ना 10-15-20 हज़ार रुपये की मिली है। मैंने कहा क्यों? वो बोले बारिश समय से हो गई थी ना। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा दयालु भाई एक बात बताओ, ये बारिश समय से ना हो तो किसानों के घर में फाका, उस समय से हो तो तुम्हारे घर में फाका। मैंने समय से होती है तो तुम्हारा चूल्हा नहीं जलता है, और समय से नहीं होती है तो किसानों का चूल्हा नहीं जलता है। अब इस घटना को किसी भी पैनोरमा पे, किसी भी स्तर पर देखें, यदि दारू बेचने वाले, शराब बेचने वाले लोग शराब पीना बंद करते हैं तो उनके घर नहीं चलते हैं, और पीते हैं तो घर टूटते हैं। ये बड़ी विपदा है। गुटखा खाने वाले खाना छोड़ते हैं तो उसमें लगे हुए लोगों का रोज़गार नहीं निकलता है, और खाते हैं तो फिर कैंसर जैसे बीमारी से जूझते हैं, और घर की जितनी पैसे बचे रखे होते हैं वो भी चले जाते हैं। किसानों को देखते हैं जो खाद बेचने के क्रम में, किसी मशीन बेचने के क्रम में, किसी पेस्टिसाइड बेचने के क्रम में लगे हुए जो लोग हैं, यदि किसान लेना बंद करते हैं तो उनके घर नहीं चलते हैं, और अगर लेते हैं तो किसानी की लागत और में इतनी बढ़ जाती है कि किसानों के घर नहीं चलते हैं। ये जो लगातार अस्पताल बनते जा रहे हैं, लोग बीमार पड़ें तो उनके घर चलें, नहीं पढ़ें तो उनके घर नहीं चलते हैं। माने हैं तो वो भी समाज का हिस्सा, लगे हुए तो उसमें भी समाज के ही लोग हैं। ये घटना से मेरा बड़ा ध्यान गया कि ये देखने में व्यक्ति दोष जैसा लगता है। कोई भी शराब पीता है, गुटखा खाता है, कोई व्यसन करता है ना, कुछ भी दुर्व्यवहार करता है, लगता है कि ये व्यक्ति खराब है। पर ठीक से देखने पे लगता है कि ये व्यक्ति दोष नहीं, ये व्यवस्था दोष है। हम व्यवस्था के इस तंत्र में, इस अव्यवस्था ही उसको कहें, इस अव्यवस्था के इस तंत्र में फंसे हुए हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है और नहीं करना क्या है। अब अगर अस्पताल किसी ने नए खोले हैं या खोलते जा रहे हैं तो क्या करेंगे? अगरबत्ती लेकर के कौन सी दुआ करेंगे कि हे भगवान, ये भजौड़ी से जाने वाला, भुज से जाने वाले रास्ते पे अगर खोला है तो 2-4 एक्सीडेंट हों, 2-4 बाईपास सर्जरी हों, तब तो उसका घर चलेगा। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं, है ना, इस तरह से ये व्यवस्था दोष है। तो ये जो अव्यवस्था है ये किसी को स्वीकार्य नहीं होती है। माने ये जो अव्यवस्था है ये हमारे पूर्व में किए हुए कामों का, लिए गए निर्णयों का परिणाम है। ये कोई काम नहीं है। ये जो पूर्व में हमने ऐसे निर्णय लिए, निर्णय के आधार पर कोई काम किया, उसका जो परिणाम आया है वो हम भोग रहे हैं वर्तमान में, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, परिवार वार्मिंग के रूप में, संबंध वार्मिंग के रूप में। माने धरती का भी ताप बढ़ रहा है और परिवारों में संबंधों का भी ताप बढ़ रहा है। ये 2 मौलिक समस्याएं तो निकल के आती हैं बहुत सारी। अब ये हमको स्वीकार नहीं है, तो ये जो परिणाम है, अभी का परिणाम कैसा है? ये सुख देता है, ये सुख की अनुभूति कराता है कि दुख का एहसास देता है?
तो परिवार में कोई बीमार हो तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? तो ये जो दुख का एहसास है, यानी जो वर्तमान का परिणाम है, ये तो ठीक नहीं है। ये बात स्वीकृति होती है कि नहीं होती है? बड़ी। अगर ये परिणाम बदल दिया जाए, अगर इसको बदलना है, सुख की जगह पर, दुख की जगह पर सुख में आना है, गरीबी मानसिकता, दरिद्र की मानसिकता से निकल के खुशहाली की मानसिकता में आना है, तो क्या करना पड़ेगा? परिणाम बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? तो परिणाम कैसे बदला जाए, है ना? ये जो फल है, ये जो परिणाम है, ये कैसे बदलता है, इसकी बदलने की प्रोसेस को एक बार देख लिया जाए, है ना? किसी को हिंदी थोड़ी कठिन लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मुझको हिंदी अकेले आती है, इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती है। फल परिणाम जो भी है, ये किसका होता है, किसका आता है फल परिणाम? कुछ कार्य का आता है, कुछ करने का आता है ना? तो जो भी फल परिणाम आता है, ये हमारे कर्म का, माने क्रिया का, जो कार्यक्रम हमने किया, इसी का आता है। ठीक है कि नहीं है? हमने कोई निर्णय लिया, निर्णय के आधार पे कुछ काम किया, उस काम का जो रिजल्ट आना होगा वही आएगा। अब इसमें हम सोचें चाहे जो कुछ भी, परिणाम तो क्रिया का आता है। जैसे मैं चाहूँ कि ये पेन नहीं गिरे, या मेरे हाथ में कोई कांच की वस्तु है और मैं इसको छोड़ता हूँ, तो मैं खूब सोचूं कि ये ना टूटे, पर कांच की वस्तु कोई छूटी है और वो निश्चित नियम से नीचे जाएगी तो टूटेगी। तो मेरे सोचने का, मेरे विचार करने का परिणाम एक तरफ है, मेरे करने का परिणाम आया है ना? तो अगर इसको बदलना है तो इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? अभी हमको खेती में लागत को कम करना है, तो हमने जो अभ्यास बना रखे हैं, खेती में लागत हमने बढ़ाई है ना। अभी वर्तमान रासायनिक खेती करते हुए किसानों के दो ही परिणाम हैं, खेती की लागत ज़्यादा बढ़ गई है और तनाव अधिक बढ़ गया है। बीमारी भी बढ़ी है और लागत भी बढ़ी है, क्योंकि हमने जितना भी धरती में पेस्टिसाइड डाले, केमिकल डाले, इनको डाल करके जो उससे उपजा, वो हमने भी खाया और समाज में ही किसी ने खाया। तो अंत में बीमारी बढ़ी है, और उसको खरीदने में, उस व्यवस्था में जाने में हमने जाने कितना रुपया बाहर फेंका जो हमारे पास रखा हुआ था। तो खेती किसानी की लगातार लागत बढ़ती गई और लगातार हम बीमारी के जाल में फंसते गए। ये दो ही परिणाम हैं रासायनिक खेती करते हुए, ऐसा मेरे अपने अनुभव में आया। तो यदि उसको बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्रिया को ठीक करना पड़ेगा। तो परिणाम के, फल के मूल में होती है क्रिया। क्रिया के मूल में क्या रहता है भाई? क्रिया के मूल में भी कुछ रहता है, विचार रहता है। बढ़िया। तो यदि क्रिया को बदलना है तो क्या बदल दिया जाए भाई? परिणाम को बदलना है तो क्रिया बदल दी जाए। तो अभी ज़्यादातर प्रयास हम क्रिया के करते हैं। ये वाली पद्धति पसंद नहीं आई तो ये वाली पद्धति, ये वाली शर्ट पसंद नहीं आई तो ये वाली शर्ट, ये वाला काम पसंद नहीं आया तो ये वाला, ये तरीका पसंद नहीं आया, तो तरीका बदलते रहते हैं, परिणाम नहीं बदलता है। तो परिणाम बदलने के लिए क्रिया बदलनी है, और क्रिया को बदलने के लिए, माने क्रिया को ठीक करने के लिए विचार मूल में रहता है। क्रिया के, किसी भी क्रिया के मूल में विचार रहता है। विचार के मूल में भी कुछ होता है क्या? शिक्षा, है ना? बाकी लोगों को भी इंगेज होने दिया जाए। तो विचारों के मूल में क्या रहता है? हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी विचार करते हैं, किस आधार पर करते हैं? भावना के आधार पे करते हैं, समझदारी के आधार पे करते हैं, है ना? तो इसके जो मूल में रहता है, विचारों के मूल में, इसको कहते हैं अवधारणा। हम किसी न किसी अवधारणा से चलते हैं। जैसी अवधारणाएं होती हैं वैसा ही विचार बनता है। अवधारणा माने जीने की वो मूलभूत स्वीकृतियां जो हमने गहरे से मान रखी हैं। हम कुछ मान लेते हैं, है ना? जैसा हम मान लेते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा काम करते हैं, जैसा काम करते हैं वैसा परिणाम आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव में कोई अनजान व्यक्ति आए
तो एक अवधारणा हमारी बन गई कि ये चोर हो सकता है, एक अवधारणा ही बनी, वो हमने गहरे से मान रखी है। तो सारा कैसा सोचेंगे, ये चोर हो सकता है, चोरी नहीं कर ले, कुछ ले ना जाए, गांव को देखने तो नहीं आया है कितने कैसे क्या व्यवस्था है, उसके पीछे उस निगाह से देखते हैं कि इसका जो है इसको देखेंगे, वॉच करेंगे, पूरा कार्यक्रम पूरा व्यवहार बदल जाता है। और एक अवधारणा ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि कोई भूल गया हो रास्ता, कोई राहगीर हो, भटक गया हो, तो इसको चलो अतिथि के स्वरूप में इसको स्वीकारते हैं कि भैया भूल गए हैं, पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, रात्रि विश्राम कर लीजिए। तो अवधारणा बदली तो उसके प्रति सोचने का नज़रिया बदल गया। अब वो व्यक्ति हमको अतिथि दिखाई देता है, आइए विश्राम करिए, बैठिए, क्या समस्या है, मैं मदद क्या कर सकता हूँ, नज़दीक है तो मोटरसाइकिल से भेज दूँ, या रात्रि विश्राम कर लीजिए, भोजन पानी करा के। तो जैसे ही अवधारणा बदली, हमारा सारा का सारा विचार बदल गया, विचार के आधार पर क्रिया बदल गई, और क्रिया के आधार पर परिणाम बदल गया। तो ये जो हमने खेती में अवधारणाएं मान रखी हैं कि खेती घाटे का सौदा है, बिना रसायनों के खेती हो नहीं सकती है, हमने सारी की सारी अवधारणा, खेती हम करते हैं लेकिन करवाता हमसे बाज़ार है, हमारा बीज बाज़ार से आता है, हमारी खाद बाज़ार से आती है, हमारे पेस्टिसाइड केमिकल्स बाज़ार से आते हैं, हमारी अधिक से अधिक मशीनरी बाज़ार से आती है, हमने सब कुछ पराव निर्भर कर रखा है। अब हम होना चाहते हैं आत्मनिर्भर, रास्ता हमने अपना लिया है दूसरों पे निर्भर होने का। ये ट्रेन कहीं पहुंचेगी? तो ये जो अवधारणा बदलने का मतलब है, अवधारणाएं बदलती नहीं हैं, अवधारणाओं में अपडेशन होता है, माने यही अवधारणा परिमार्जित होती है, परिमार्जन होता है अवधारणा का। तो गलत अवधारणा या अधूरी अवधारणा की जगह अभी हम चलते हैं अधूरी अवधारणा से। इसको जाना है, इसको होना है पूरी या समझ, इस दिशा में इसको आना है कि अवधारणाओं को व्यवस्थित होना है। सही अवधारणा को पहचानना ही जागृति है, सही अवधारणा को पहचानना ही शिक्षा है, सही अवधारणा को पहचानना ही प्राकृतिक नियमों को पहचानना है, देख पाना है। यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? हम पहचानते हैं ना, कोई भी नियम हम बनाते नहीं हैं, कोई भी सिद्धांत हम बनाते नहीं हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो जैसा हो रहा है उसको वैसा ठीक ठीक देख पाते हैं। इतनी ही तो क्षमता है अपनी, इतना ही तो काम है। तो जैसे ठीक ठीक देख पाते हैं, जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार कर पाते हैं, जैसा व्यवहार कर पाते हैं वैसा परिणाम बन जाता है। तो इस अधूरी अवधारणा की जगह हमको ठीक माने सही अवधारणा हम विकसित कर पाते हैं, तो हम जैसा अवधारणा ला पाते हैं वैसा विचार होता है, जैसा विचार होता है वैसा क्रिया होता है, जैसा क्रिया होता है वैसा परिणाम बनता है। तो यदि हम ये पहचान पाते कि धरती के गर्भ से कितना खनिज निकालें, उसकी कितनी सीमा है, तो क्या धरती में भूकंप की आपदाओं की स्थिरता बढ़ती या घटती? घटती या स्थिर बनी रहती? क्योंकि धरती के जब भी असंतुलन होता है तो उसके किसी न किसी कोर में कम या ज़्यादा होता है। तो अभी हमको जितनी आवश्यकता नहीं है, हम उस नदी से उससे अधिक बालू निकाले ले रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता से अधिक निकाल रहे हैं, उसके संतुलन से अधिक निकाल रहे हैं। धरती के गर्भ में जितना भी खनिज होना चाहिए उससे अधिक निकाल ले रहे हैं। इस खेत की जितना भी उत्पादन देने की क्षमता है उससे अधिक निकाले ले रहे हैं। तो उर्वरता घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो क्या करना है? सही अवधारणाओं को पहचानना है। और अवधारणाओं में ज़रूरी नहीं कि हम खेती करें, हम कुछ भी करते हैं, रहते हमारा घर तो ये धरती है, ये धरती हिलेगी तो सभी हिलेंगे। तो ये प्रकृति, ये अस्तित्व, ये मानव जाति बनी रहे, इस सही अवधारणा के साथ में चलते हैं। तो हमने जैसे ये किसी समय पे कोई गलत निर्णय लेकर के कोई अधूरी अवधारणा के साथ हम चले, हम पूरी अवधारणा के साथ चलते हैं तो सुख दुख की जगह हम सुख में आ पाते हैं, है ना। एक बार एक जगह है भदोही, जैसे आपके यहाँ हस्तकला का काम होता है ना, ऐसे उत्तर प्रदेश में एक बनारस के पास जगह है भदोही, वहाँ पे करघा का काम होता है, वहाँ भी दरी और ये सब बड़ा बनता है ना।
कारपेट इंडस्ट्री कहते हैं उसको, हाँ, वहाँ भी आप ही के समुदाय के वनकर लोग बहुत हैं। तो एक बार हम वहाँ पे गए थे तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि आवारा पशुओं की बड़ी समस्या है, और आपके यहाँ तो ये नील गाय वगैरह आवारा है, हमारे यहाँ गाय ही आवारा है ना, गाय बहुत आवारा है। तो ये चर्चा चली, थोड़ी देर बातचीत हुई तो पता चला कि जितने दिन दूध देती है गाय उतने दिन लोग रखते हैं। अब गाय तो एक ब्यात में 6-7 महीने दूध देगी, फिर 5-6 महीने का उसका भी एक पीरियड आएगा। तो जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। अब एक व्यक्ति ने छोड़ी तो दूसरे ने उसको देख कर छोड़ दी, दो ने छोड़ी तो दो ने और छोड़ दी। ये धीरे धीरे करके 150 हो जाते हैं, और वो फिर आपस में उनके कांटेक्ट होते हैं। तो एक साल में 50 छोड़े थे, फिर अगले साल 500 मिलते हैं। तो ये बातचीत हुई है ना। तब बातचीत हुई तो पता चला कि गाय को जो देखते हैं उनकी दृष्टि में गाय अभी दूध देने का एक माध्यम है। अब किसी भी व्यवस्था को हम आधा देखेंगे तो कैसा व्यवहार करेंगे? आधा ही विचार करेंगे, आधा विचार करेंगे तो आधा क्रिया करेंगे, और आधी क्रिया करेंगे तो अधूरा परिणाम आएगा। तो बातचीत में ये निकल के आया कि भाई देखिए, गाय जो दूध देती है वो तो अपने बच्चे की वंश वृद्धि के लिए देती है, माने ममता से उत्पन्न रस है। गाय पैदा होने से लेकर के मरने तक क्या देती है? तो पता चला कि पैदा होने से लेकर के मरने तक कम से कम गोबर और गोमूत्र तो देती है। दूध तो जब देगी तब देगी, जब बछिया से गाय बनेगी 2-3 साल में, फिर हर साल में 6-7 महीने ही दूध देगी जब तक वो लैक्टेशन पीरियड रहेगा। तो जो पैदा होने से लेकर के मरणोपरांत तक जो वस्तु देती है वो है गोबर गोमूत्र, यही उसका प्राथमिक उत्पाद है। एक नज़रिया है दूध लेने का, ये अधूरी दृष्टि थी। एक नज़रिया हो गया कि भाई गोबर गोमूत्र तो देती है, जितना खाती है उससे अधिक देती है। तो यदि पूरी दृष्टि से देख पाते तो क्या हम उसको छोड़ दें? तो अभी हमारी ही दृष्टि अधूरी पड़ जाती है। अभी तक पूरी मानव जाति उन पूरी दृष्टियों को विकसित नहीं कर पाई है जिससे धरती संतुलन में जा सके। तो ये अधूरी दृष्टि से देखते हैं तो अधूरा परिणाम आता है। तो इन अवधारणाओं को परिमार्जित करना है, पूरा देखना है। तो इन अवधारणाओं को हम 3 तरह से देखते हैं, माने 3 तरह की अवधारणाएं हैं जिसमें पूरा मानव जाति जीता है। हम जो कुछ भी जीते हैं 3 ही जगह पर जीते हैं, स्वयं में या परिवार के साथ में जीते हैं, दूसरा समाज के साथ में उसी समय जीते हैं, तीसरा इस धरती के साथ जी रहे होते हैं। 3 ही जगह जीते हैं ना, चौथी जगह जी रहे हो तो बता देंगे, हम लिख भी लेंगे, ऐसा कोई विरोध नहीं है उसमें, है ना। 3 जगह पे जीते हैं। धरती के साथ जी रहे होते हैं, कोई ना कोई कार्य व्यवहार कर रहे होते हैं, समाज के साथ जी रहे होते हैं, कोई ना कोई कार्य व्यवहार कर रहे होते हैं, और स्वयं में या परिवार के साथ जहाँ पैदा होते हैं वहाँ कोई ना कोई कार्य व्यवहार करते हैं। तो तीनों जगह की अवधारणाएं हैं, माने कुछ परिवार के स्तर पर जीने के लिए, स्वयं के स्तर पर जीने के लिए कुछ अवधारणाएं सहायक हैं, कुछ अवधारणाएं समाज के साथ जीने के लिए समझना उनको ज़रूरी है, और कुछ अवधारणाएं धरती के साथ माने प्रकृति के साथ जीने के लिए आवश्यक हैं। तो जब हम स्वयं के साथ जीने जाते हैं तो किस तरह का जीते हैं? यदि हमारे परिवार में जो हम मान के जिए हैं कि परिवार कोई इकाई है, परिवार के साथ कुछ दायित्व और कर्तव्य बनते हैं, तो यदि उस परिवार के साथ में जीने के दायित्व और कर्तव्य का यदि हम पालन करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? सुबह खूब शांति की, संतोष की, आनंद की बात हुई, तो यदि परिवार के साथ ठीक से जीने जाते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? खुशहाली में पहुँचते हैं। तो यदि अवधारणाओं को बौद्धिक स्तर पर देखेंगे अपने साथ में तो कहाँ पहुँचते हैं? समाधान में पहुँचते हैं। माने यदि बौद्धिक नियमों का पालन करते हैं, है ना,
अवधारणाएं ना नियम के रूप में रहती हैं। बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम। तो यदि बौद्धिक नियमों का पालन करते हैं तो कहाँ आते हैं? समाधान में आते हैं। समाधान में आते हैं तो समाधान में आकर के क्या मिलता है अपने को? समाधान में आते हैं तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? समाधान बराबर सुख। लेकिन सुख अभिव्यक्त कैसे होता है? कैसे पहचान करते हैं कि सुखी व्यक्ति है? भाई जैसे कोई सुखी व्यक्ति है तो किसी लक्षण के आधार पर पहचानते हैं कि सुखी है या दुखी है। कैसे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति हो कैसे पता चलेगा? सामान्य रूप से, है ना, खुश रहेगा। तो एक तो खुशहाली पूर्वक खुशहाली दिखाई देती है और दूसरा समृद्धि दिखाई देती है। माने जितनी वस्तुएं हैं वो अच्छे से उनके पास पर्याप्त हैं और नियोजित हैं, व्यवस्थित हैं। इसी आधार पे तो हम पहचानते हैं। कोई घर में जाते हैं, बढ़िया से वस्तुएं लगी रहती हैं तो हम पहचान जाते हैं कि यार व्यवस्थित घर है। माने खुशहाली के रूप में और समृद्धि के रूप में दिखाई देता है। यदि इन बौद्धिक नियमों का पालन नहीं होता है तब कैसी स्थिति आती है? अब ये पालन इधर पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बनता है? समस्या होती है कि नहीं होती है? समस्या किस तरह से आती है? दुख के रूप में दिखाई देती है। और दुख गरीबी और दरिद्रता, ये दो रूप से अभिव्यक्त होता है। कोई भी व्यक्ति दुखी रहता है तो दरिद्र रहता है और गरीबी, है ना, माने हरदम अपने सुख के लिए दूसरों पर निर्भरता। मेरा सुन लीजिए, मेरे ये कर दीजिए, ऐसा रहता ही है। तो यदि हम बौद्धिक नियमों को समझ पाते हैं, बौद्धिक नियमों का पालन कर पाते हैं तो परिवार में और स्वयं के जीने के स्तर पर हम सुखी होते हैं। सुखी होते हैं तो खुशहाल होते हैं और समृद्धि आती है, समृद्धि से प्रमाणित होते हैं। बौद्धिक नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो समस्या में होते हैं। समस्या में होते हैं, समस्या ही दुख है और दुख गरीबी और दरिद्रता के रूप में व्यक्त होता है। दूसरा जो हमारा जीने का खाका है वो समाज के साथ भी है। भाई परिवार के साथ अकेले थोड़ी जीते हैं, जीते तो समाज के साथ में हैं, मतलब समाज के साथ भी जीते हैं। समाज के साथ जीते हैं तो समाज के साथ में सामाजिक नियम होने चाहिए, है ना। जैसे एक सामाजिक एक नियम है कि खेती में व्यक्तिगत नहीं है, खेती एक सामाजिक पेशा है, इसमें व्यक्तिवाद नहीं है। ये एक प्राकृतिक एक सामाजिक नियम है, एक अवधारणा है। तो जब हमारे पास मशीनें नहीं थी, हम अपने एरिया में देखते हैं, है ना, जब हमारे पास मशीनें नहीं थी, हमारे पिताजी लोग बताते थे, मेरा तो बड़ा कम अनुभव है, अभी 6 साल का अनुभव है, कि जब मशीनें नहीं थी, बहुत संसाधन नहीं थे, बहुत टूल्स नहीं थे, तब ज़्यादा सुखमय खेती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग एंगेज होते थे। इस समय जब खेत पे कटाई होती थी तो जहाँ वो रखा जाता था खलिहान में, रात रात भर हंसी ठिठोली होती थी, चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती थी, घर में खूब सारे लोगों का खाना बनता था, है ना, वो सबको कलेवा जाता था और कोई दिक्कत नहीं थी उस तरह की। वस्तुएं थी नहीं, इसलिए मतलब इतनी सारी इन्वेंशन नहीं हुए तो थी ही नहीं। आज बहुत कुछ मशीनें होने के बाद, बहुत यंत्रीकरण होने के बाद भी हमारे उस सुख में, हमारे उस स्थिरता में गिरावट आई है, हमारे उत्पादन में गिरावट आई है। क्योंकि जैसे जैसे हमने लोगों को खेत से दूर किया, तो मशीनें आईं। तो मशीनें आ करके भी हम कोई सुखमय स्थिति में नहीं आए, खाली किसानों के कर्ज बढ़ा है। क्योंकि मशीन को लाने के लिए हमने घर की पुश्तैनी चीज़ें बाज़ार में रखी और बहुत अच्छी खेती करने के बाद भी आज तक अपने घर की पुश्तैनी जेवरात उठा नहीं पाए कोई किसान। तो खेती में व्यक्तिवाद नहीं है। अभी हम खेती को व्यक्तिवाद की नज़र से देखते हैं, खेत को पैक कर देते हैं, अब वो तो एक अलग बात है। लेकिन कोई हमारे खेत पे सारा ही हिस्सा हमारा होगा, हम अकेले होंगे, इस नियम से जैसे जैसे दूर जाते हैं हम खेत की जीवंतता को भी खोते हैं, समाज में कनेक्शंस को भी खोते हैं। ये परिणाम है, ये एक नियम है, सामाजिक नियम है
इस सामाजिक नियम का यदि पालन होता है तो पालन कैसे होता है? सामाजिक नियम के पालन करने से, सामाजिक नियमों के आधार पर चलने से परस्पर विश्वास होता है। माने सभी के प्रति विश्वास होता है, क्योंकि समाज क्या है? परिवारों का फैलाव ही समाज है। सबके साथ विश्वास होगा। परस्पर विश्वास से संबंधों में स्नेह बढ़ता है, माने संबंध विस्तार होते हैं। संबंध विस्तार से माने संबंधों में स्नेह से, संबंध में ठीक से जीने से जो समाज में से निकल के आता है उसका आउटकम संतोष, सम्मान और आसंग्रह इस रूप में निकल के आता है। फिर संग्रह करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। और सम्मान जो हम सब की एक आवश्यकता है, सम्मान आवश्यकता है कि नहीं है? है ना? रोटी के बिना काम चल सकता है, सम्मान से कम में काम नहीं चलता है, ठीक है ना? तो सम्मान आता है समाज से, उसके लिए संबंध में ठीक से जी पाते हैं। माने परस्पर विश्वास से संबंध विस्तार का जो आउटकम है वो संतोष के रूप में, सम्मान के रूप में और आसंग्रही के रूप में। माने अब कोई भय ही नहीं है, भय नहीं है तो संग्रह करने की कोई प्रवृत्ति जन्म नहीं लेती है। ये मानसिकता बनती है कि आसंग्रही होकर के जिया जा सकता है, क्योंकि अब हम वो नियम जान गए कि समाज के साथ में कैसे हमको निभना है। अब यदि सामाजिक नियमों का हम पालन नहीं कर पाते हैं खेती करते हुए, क्योंकि सामाजिक दायित्व तो हैं ही, सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाए तो क्या होता है? परस्पर अविश्वास बनता है। एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की स्थिति में हम नहीं आते। परस्पर अविश्वास से क्या निकलेगा? संबंध की टूटन ही हाथ आएगी, है ना? संबंध टूटेंगे। यदि विश्वास नहीं है, संबंध का आधार तो विश्वास से ही आता है। शुरुआत वहीं से होती है किसी भी संबंध के अंदर, जो उसका आधार है वो विश्वास है। तो संबंध की टूटन, और संबंध की टूटन असम्मान, असंतोष और भयग्रस्त, हम लगातार भय से भरे रहते हैं, असंतोष बना रहता है और सम्मान। तो ये जो शादी में दिखावा है ये किसके लिए है? इस सम्मान को पाने के लिए है। सूत्र है समाज में परस्पर निभना है। समाज में परस्पर निभना नहीं आया और सम्मान तो चाहिए, तो तरीका क्या है? दिखावा चाहिए, सम्मान। तरीका है पैसा खर्च कर देना, बड़ा टेंट लगवा देना, गाड़ी गिफ्ट में कर देना, कोई नई गाड़ी करना जो मोहल्ले पड़ोस और गांव में अभी तक आई नहीं हो, तो हम कहाँ चले जाते हैं। और चूंकि अब उसमें खर्चा पड़ेगा, तो खर्चा कहाँ से आता है? पैसे से। पैसे की कोई वास्तविकता नहीं है, तो पैसे का आधार तो वस्तु है ना। जब तक वस्तु है तो पैसे की भी वैल्यू है। तो वस्तु अधिक चाहिए, वस्तु अधिक चाहिए तो धरती को हम शोषण करते हैं किसी भी रूप में। जितनी धरती हाथ में है उतने का शोषण करते हैं। तो चाहिए है सम्मान, चाहिए है संतोष। नियम है सामाजिक विधि से, और हम समाज से कट गए तो कहाँ जाके लगेंगे? कटी पतंग कहाँ रहती है? हवा में रहती है। तो हवा में जैसे हिलती रहती है, फिर उसका स्थिर थोड़ी रहती है। हवा इस तरफ चल गई तो इस तरफ बह गए, हवा इस तरफ चल गई तो इस तरफ बह गए। तो किसी ने कहा कि नई गाड़ी से सम्मान मिलता है, तो फिर नई गाड़ी ले आए। किसी ने कहा बढ़िया कपड़े पहनने से सम्मान मिलता है, तो बढ़िया कपड़े पहन लिए। किसी ने कहा नहीं, इससे नहीं मिलता, भोज कराने से सम्मान मिलता है, तो भोज करा दिए। करना है खेती में सामाजिक नियमों को समझना है। ये समझ में नहीं आया, इसलिए दुनिया भर का सारा काम करते हैं इसको छोड़ करके। ठीक है,
ये समाज की स्थिति है, समाज में निर्वाह करने का एक तरीका है। अवधारणाएं ही हैं ये सारी, प्राकृतिक बौद्धिक अवधारणाएं, सामाजिक अवधारणाएं। तीसरी है प्राकृतिक अवधारणाएं। कुछ प्रकृति की भी अपनी अवधारणाएं हैं, जैसे धरती में, प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन उपलब्ध है, माने स्वयं स्फूर्त विधि से उपलब्ध है। कोई नियम करता नहीं है, कोई नियंत्रण करता नहीं है, कोई संतुलन करता नहीं है, सब कुछ अपने आप होता है, माने स्वयं स्फूर्त विधि से होता है। ये एक नियम है, इस नियम को समझ लिया जाए तो अभी जैसे ही कीट आते हैं हम अपना नियंत्रण करता लेकर के चले जाते हैं। अब मीरा 71 ले लेंगे या कोई नई दवा आई है, इससे कीड़े मर जाते हैं और अब नियंत्रण करने लगते हैं। वो अगले साल और ज़्यादा रेजिस्टेंट होकर के आ जाता है। तो जो डोज आपने इस साल डाली थी, अगले साल वो डोज बढ़ानी पड़ जाती है। तो क्या बढ़ता है? खेती की लागत बढ़ती है और खाने में जहर बढ़ता है। खाने में जहर बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी, ये आउटकम है। खेती की लागत बढ़ेगी तो कर्ज बढ़ता ही है उसमें। तो इस तरह के सामाजिक, प्राकृतिक और बौद्धिक नियम है, तो हम प्राकृतिक नियमों को समझते हैं। तो यदि प्राकृतिक नियमों का पालन करके जाते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? अब मान लीजिए इसका हम पालन, प्राकृतिक नियमों का पालन करके देख लेते हैं। यदि प्राकृतिक नियमों को पालन करें, प्राकृतिक नियम को समझें, तो सारे प्राकृतिक नियम से क्या आशय है? प्राकृतिक नियमों से क्या आशय है? जैसे अपन अभी कहते हैं ना, बहुत सारी सरकारें, गवर्नमेंट, NGO, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करनी है या प्राकृतिक नियमों को समझना है। तो क्या है उससे आशय क्या है? प्रकृति को क्या समझें, किस रूप में समझें? क्यों दीदी? ये तो बड़ा रहता है ना कि प्राकृतिक खेती करनी है। तो प्राकृतिक खेती में क्या करना है? किसको कहा जाए प्राकृतिक खेती? जहर मुक्त खेती से प्राकृतिक खेती पूरी डिकोड नहीं होती है। जहर मुक्त एक कार्यक्रम है, नहीं डालें तो मुक्त ही हो गए, लेकिन है क्या? चलिए, प्राकृतिक के नियम को समझ के खेती करना है। तो प्राकृतिक नियम में समझना क्या है? जो मिट्टी और पानी है उसका संबंध समझे और उसको पोषित करते रहे। चारों अवस्था का संबंध भी बढ़िया है ना, इसको और कर लें। सारे प्राकृतिक नियमों से एकमात्र आशय है कि ऋतु संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में भूमि में उपस्थित वन और खनिज संपदा को जितनी होनी चाहिए उस मात्रा में बनाए रखना और धरती की उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होना ही प्राकृतिक नियम। भूमि में उपस्थित वन संपदा और खनिज संपदा को एक निश्चित अनुपात में बनाए रखना और धरती की उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होना ही प्राकृतिक नियम है। तो जितने भी प्राकृतिक नियम हैं, इन सब का एकमात्र आशय है ऋतु संतुलन। ऋतु संतुलन ही ग्लोबल वार्मिंग का, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का जो तरीका है ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने का, वो ऋतु संतुलन ही है। तो ऋतु संतुलन होना है, माने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तो क्या समझ में आता है? संतुलन समझ में आता है। संतुलन समझ में आता है। संतुलन समझ में आता है तो संतुलन में मुख्य रूप से सारे संतुलन ऋतु संतुलन को बनाए रखने के अर्थ में है। संतुलन के सिद्धांत हम आगे समझेंगे। मुख्य रूप से संतुलन में क्या समझ में आएगा? तो जल संतुलन, वायु संतुलन, ताप संतुलन, ऊर्जा संतुलन, उर्वरता संतुलन, यही तो समझ में आएगा ना। इनकी क्रिया विधि, इनकी आवर्तनशीलता दिखाई देगी, समझ में आएगी। तो संतुलन के आधार पर ऋतु संतुलन को बनाए। ऋतु संतुलन होगा तो कैसी दिखेगी धरती? भाई अभी तो ऋतु असंतुलन है, तो ये सब दिख रहा है ना, और ये आपको स्वीकार्य नहीं है। मजेदार बात तो ये है कि खुद का किया हुआ परिणाम स्वीकार्य नहीं है। तो भाई जैसा स्वीकार्य होना है वैसी कल्पना भी कर ली जाए, तो जैसा सोच लेंगे स्वीकार होने वाला वैसा काम होने लगेगा। तो ऋतु संतुलन होगा तो तीन तरह से आएगा। एक तो हमारी जो है ना
प्रचुर उत्पादन होगा। ठीक है ना, प्रचुर उत्पादन से। दूसरा, सारी अवस्थाओं के बीच में अंतर संबंध ठीक से बनेगा। तो सभी अवस्थाओं के साथ में सभी अवस्थाओं का अनुपात निश्चित हो जाएगा। निश्चित में नियंत्रित शामिल ही है। तो अवस्थाएं निश्चित रहेंगी, अनुपात निश्चित रहेगा तो उत्पादन प्रचुर होगा। अब प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं होता है, हम समझ ही नहीं पाए प्रकृति को, तो पालन क्या करेंगे, है ना। प्राकृतिक नियम ही समझ में नहीं आए तो पालन क्या करेंगे। तो प्राकृतिक नियम समझ में नहीं आए तो असंतुलन में भागीदार होंगे। समझ में आता है तो संतुलन में भागीदार होंगे, समझ में नहीं आते हैं तो ना चाहते हुए भी असंतुलन में भागीदार आप हैं। असंतुलन होगा तो क्या होगा, ऋतु असंतुलन। ऋतु असंतुलन होगा तो किस तरह से होगा, आपदाएं आएंगी। आपदाओं से भुखमरी और अंत में बीमारियां, ये 3 तरह से प्राकृतिक नियमों का पालन ना करने से हम यहाँ पहुँचते हैं। तो वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किसका परिणाम है, प्राकृतिक नियमों को ना समझने का परिणाम है। हमारी जिम्मेवारी है समझना। तो हमारे हाथ में इतना ही है, या यदि हम चीज़ों को समझ करके चलते हैं तो व्यवस्था में भागीदार होते हैं। जैसी वास्तविकता है उसको भिन्न देखते हैं या नहीं समझते हैं तो हम अव्यवस्था में भागीदार होते हैं। निर्णय आपका, चेतना को परिमार्जित करना है, अवधारणाओं को परिमार्जित करना है तो भी निर्णय आपका, नहीं करना है तो भी निर्णय आपका। ये अवधारणाओं का क्लास, ठीक है। नमस्ते। आपको कोई प्रश्न रखना हो, कोई बात रखनी हो तो स्वागत है।